हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 10th के लिए और 12th दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ओम्स लॉ। ये क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ता है और 12th में भी पढ़ना पड़ता है। तो इस ओम्स लॉ को सब समझते हैं। देखिए, ओम्स लॉ सब जानता है। ओम्स लॉ ये होता है V=IR। लेकिन इस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाए सबको नहीं पता होता है। तो आज हम वही चीज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ओम्स लॉ को समझे और इसका एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे न्यूमेरिकल में, और इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका क्या मीनिंग होता है। ये सारा चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग एप्लीकेशन क्या है, इसका कहाँ लिमिटेशन है, ये सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इसी लेक्चर में। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए हम जो लाए हैं ये बेहतरीन टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the end of conductor। ये तो इसका क्या है, स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। उस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और उसके बाद इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ ये एप्लीकेबल है और इसका लिमिटेशन क्या है वो समझेंगे। तो हम लोग स्टेटमेंट तो दिया है आपके सामने, लिखा हुआ है बोर्ड पे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के एंड का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, R है, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं जिसका वोल्टेज V है, और एक स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं, एक आमीटर लगा दिए हैं जो करंट का रीडिंग करेगा, और एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं जो कंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज को मेजर करेगा। तो हम लोग ये डायग्राम उसी मतलब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू बनाए हैं। तो हम लोग जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो हम लोग जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। स्विच को ऑन किए हम लोग तो करंट का फ्लो होने लगा बैटरी से। दैट मींस इस कंडक्टर से जब पास करेगा तो कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसका तो प्रॉपर्टी होता है अपोज करने, तो मतलब उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर का R मान लिए। तो हम लोग जो सप्लाई दिए वोल्टेज सप्लाई V, वही इस कंडक्टर के A और B एंड के बीच आ गया। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या कि जितना आप सप्लाई दिए हैं उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गया है। अब आमीटर बता रहा है कि इससे करंट का फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B और V डायरेक्ट मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिख सकते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर V=IR। तो ये आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और उसका इक्वेशन है। ये क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और इक्वेशन। तो ये हम लोग यदि इस तरीके से इसका हम लोग क्या किए, ड्राइव कर लिए कि ओम्स लॉ, कोई भी कंडक्टर से यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग कह सकते हैं उस कंडक्टर के एंड के बीच का क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इस तरीके से हम समझाए आपको। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम ग्राफ किसके बीच ड्रॉ किए हैं, करंट और वोल्टेज के बीच ड्रॉ किए हैं। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है, हम लोग जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y=mx। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और ये ओरिजिन से पास करती है। ये किससे पास करती है, ये लाइन ओरिजिन से। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए
तो इसी तरीके से यदि y एक्सिस को x एक्सिस ओरिजिन से इस लाइन पास करेगी। अब जब हम लोग ओम्स लॉ का कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पर क्या है मेरा करंट है, y एक्सिस पर क्या है मेरा करंट है, और x एक्सिस पर मेरा कितना क्या है, x एक्सिस पर मेरा वोल्टेज है, v लिख देंगे, और बचा हुआ क्या 1/r क्या है मेरा m के बराबर है। मतलब v किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, I किस है, y एक्सिस पर है, और 1/r जो आया है वो किसके बराबर, इस लाइन के स्लोप के बराबर होता है। मतलब इस लाइन का यदि हम लोग स्लोप कंपेयर करें, m इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/r, m इक्वल टू कितना आ गया 1/r। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर क्वेश्चन भी आता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो स्लोप मेरा क्या है 1/r के बराबर, और स्लोप किसके बराबर होता है, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/r। और हम लोग जानते हैं जब थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा भी क्या होता है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है। मतलब tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमारा रिलेशन जो है ये m इक्वल टू, ये जो इक्वेशन हम लोग रिलेशन लाए हैं, इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम समझेंगे। इस लाइन का यदि कहीं भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, इस लाइन का यदि हम लोग स्लोप का बात करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1/r। वही यदि हम लोग क्या करें, यहां v ले ले और यहां i ले ले तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ग्राफ किसके बीच लिए है, करंट y एक्सिस पर है, वोल्टेज x एक्सिस पर है, तो इसका जो स्लोप आएगा 1/r के बराबर आएगा, 1/r के बराबर आएगा। तो हम लोग इसमें क्या, इससे क्या रिलेशन मिलेगा और क्या बेनिफिट है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग ये बात समझ लिए कि जब स्लोप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब स्लोप हटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यदि इसी ग्राफ में हम लोग दो लाइन ड्रॉन कर दे, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और उसका एक और ग्राफ इस तरह से ड्रॉन कर दे, ठीक है, तो कहेंगे किसका रेसिस्टेंस किस, मतलब कि दो टेम्परेचर पर, ये मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर है, ठीक है, ये कंडीशन दे देंगे तो किस कंडक्टर, मतलब हम लोग ये भी पता कर सकते हैं किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर का, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। और कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन दो चार कंडीशन इसमें बन सकता है। क्या क्या कंडीशन, कि जब हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर का रिलेशन यदि कहेंगे कि क्या है, तो हम लोग टेम्परेचर को अभी हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। तो हम मान लिए ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी है, कहेंगे किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, सब्सटेंस ए का या सब्सटेंस बी का, कंडक्टर ए भी बोल सकते हैं कंडक्टर बी का। तो कैसे पता करेंगे कि किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है इस ग्राफ से, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग समझते। तो हम लोग बोले यदि ये बात करें ये θ1 है और इसको हम लोग θ2 मान लेंगे तो कौन ज्यादा है, बताइए, θ2 ग्रेटर देन θ1। अब जब जिसका थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका tan थीटा का भी वैल्यू, tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, ये हो जाएगा। अब यदि जिसका tan थीटा का वैल्यू ज्यादा है उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसका यदि हम लोग बात करें स्लोप क्या हो जाएगा, इसका यदि स्लोप हम लोग मान ले क्या है mb है और इसका स्लोप ma है, तो स्लोप किसका ज्यादा है, mb का ग्रेटर है ma से। यदि जिसका ज्यादा स्लोप, तो रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, उल्टा हो जाएगा Rb लेस देन Ra। मतलब किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टर ए का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। किससे पता चला, यही VI ग्राफ से। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट हिडन है वो क्या है कि यदि आपको दो सब्सटेंस का VI ग्राफ दिया हुआ है और थीटा का रिलेशन दिया हुआ है, किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा इससे हम पता कर सकते हैं, पता कर लिया हम लोग। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ है। मतलब हम लोग ओम्स लॉ का एप्लीकेशन करके क्या किए,
इस चीज का पता करिए कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देखिए इसी में यदि हम लोग टेम्परेचर का बात कर दे, दोनों सब्सटेंस सेम है, टेम्परेचर का बात कर दे, ठीक है, तो टेम्परेचर का बात कर देंगे तो वो भी पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लेंगे इसका T1 है, इसका T2 है, तब भी हम पता कर सकते हैं। मान लेते इसका टेम्परेचर, मानो दोनों सब्सटेंस अब क्या है, सेम है, दोनों सब्सटेंस सेम है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। आपको कहेगा कि किसका किसका टेम्परेचर ज्यादा है। मानिए ये टेम्परेचर A जो है, मानिए 1 है तो सब्सटेंस A है, सब्सटेंस B है, ठीक है। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। तो भाई रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस आरबी का ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, सॉरी आर ए का ज्यादा है तो हम लोग आरबी का टेम्परेचर मतलब आर T2 ये लिख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उस सब्सटेंस का। तो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं रिलेशन में। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि ओम्स लॉ का एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाए, स्टेटमेंट फॉर्मूला सबको याद है। अब देखिए अब ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन कहाँ है, मतलब ओम्स लॉ को हम लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, ओम्स लॉ ओनली वैलिड होता है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ नहीं वैलिड। मतलब ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होगा, सेमीकंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम है, इसके लिए वैलिड ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका यदि हम लोग आईवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसलिए इसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग ओम्स लॉ को पढ़े, ओम्स लॉ से रिलेटेड वी आई ग्राफ को पढ़े, आईवी ग्राफ को पढ़े और उस पर हम लोग क्वेश्चन किए और उसके बाद हम लोग समझे कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन कहां है, मतलब ओम्स लॉ कब वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा। तो ओम्स लॉ सिर्फ वैलिड होगा तभी यदि उसका ग्राफ, कोई भी कंडक्टर का ग्राफ क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तब ओम्स लॉ वैलिड होगा। ओम्स लॉ वैलिड कब नहीं होगा, यदि आईवी ग्राफ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होता है, तो जितना भी सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम आर्सेनिक एंटीमनी, ये सब के लिए क्या होता है, वैलिड नहीं होता। ओम्स लॉ अप्लाई इसमें हम लोग नहीं कर सकते सेमीकंडक्टर में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब यदि आप कोई नए आदमी जो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर में देखिए और समझिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद क्या कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। थैंक यू। देख लीजिए स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप कॉपी भी कर सकते हैं।